Assalamu alaikum. This is Dr. Anwarul Mustafa, your aesthetic physician from Medical Roots. आज हम बात करेंगे एक्नी स्कार की, यानी कि जो स्कार्स होते हैं एक्नी से बनने वाले या जिन्हें हम आम ज़बान में गड्ढे कहते हैं, उनके बारे में कि उन्हें कैसे ट्रीट किया जा सकता है। पहले तो हम ये समझ लें कि ये बनते क्यों हैं या ये बनते कैसे हैं। तो ये बनते इस वजह से हैं कि जब आपके चेहरे पे एक्नी होती है, अगर वो अनट्रीटेड रह जाए या उसका ट्रीटमेंट लेट हो, तो उस वजह से एक्नी जो है वो स्कार्स छोड़ जाती है, यानी कि निशानात छोड़ जाती है। और उसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। हम टाइप्स पे जाने से पहले ये जान लें कि ये मॉडरेट टू सीवियर एक्नी जो है वो अक्सर औकात स्कार्स का सबब बनती है। अब बात कर लेते हैं कि पेशेंट को कैसे पता चलेगा कि उसे जो एक्नी है वो मॉडरेट टू सीवियर में आ रही है। तो वो इस तरह से पेशेंट को पता चलेगा कि अगर आपके चेहरे पे एक्नी होती है और वो उसका कोई डिस्चार्ज हो रहा है, यानी कि पस वगैरह डिस्चार्ज हो रही है या सोजिश है एक्नी में, या आप यूँ समझ लें कि आपके चेहरे पे छोटे छोटे दाने हैं और साथ चेहरे पे बड़े से आपको एक गढ़ महसूस हो रहे हैं, उभार महसूस हो रहा है, तो वो मॉडरेट टू सीवियर में आएगा। तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो जल्द से जल्द होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप जल्द से जल्द उसका ट्रीटमेंट करवा लेंगे तो बहुत कम चांसेस हैं कि वो स्कार्स आपको दे के जाएंगे या उनके स्कार्स बनेंगे। लेकिन अगर उनके स्कार्स बन जाए तो उन्हें कैसे ट्रीट किया जा सकता है, हम उस बारे में बात करेंगे। स्कार्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स के हैं, यानी कि इस तरह कह लें कि आपके चेहरे पे स्कार जो है वो डिप्रेशन छोड़ जाता है, यानी कि नीचे से स्किन जो है वो थोड़ी सी डिप्रेस हो जाती है, ग्रूव बन जाता है, एक डिप्रेशन सा बन जाता है और उसे हम स्कार कहते हैं। या ये भी हो सकता है कि हाइपरट्रॉफिक स्कार हो, कि कहीं पे उभार आ जाए, जिल्द का स्किन पे एक उभार आ जाए, तो वो भी एक हो सकता है। लेकिन इन्हें ट्रीट कैसे किया जा सकता है, इन्हें आप जितनी जल्दी ट्रीट करवाएंगे वो उतने बेहतर है। कि अगर आप लेट ट्रीट करवाएंगे, इसका लेट ट्रीटमेंट लेंगे, तो वो एक ज़्यादा चैलेंजिंग होगा फॉर अ डॉक्टर एंड फॉर यू एज वेल। उसके लिए मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स हैं, जिनमें केमिकल पील्स हैं, माइक्रोनीडलिंग्स हैं, RF माइक्रोनीडलिंग्स हैं, यानी कि जिसमें एडवांस माइक्रोनीडलिंग्स हैं, और लेजर्स हैं। कार्बन फ्रैक्शनल लेजर जो है वो है, यानी कि आप अगर डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपका डॉक्टर आपको देख के सजेस्ट करेगा कि आपके लिए कौन सा ट्रीटमेंट बेहतर है। माइक्रोनीडलिंग इज जनरली वेरी हेल्पफुल टू गेट रिड ऑफ दो स्कार्स। लेकिन अगर आपके स्कार्स बहुत पुराने हैं, देन यू वुड नीड टू गो फॉर द लेजर एज वेल। माइक्रोनीडलिंग में एक्चुअली होता क्या है, माइक्रोनीडलिंग में आप यूँ समझ लें कि आपकी स्किन को थोड़ा सा पंक्चर किया जाता है, माइनर नीडल से पंक्चर किया जाता है, और आपका जो टारगेट एरिया होता है जब उसे पंक्चर किया जाता है तो वहाँ पे कोलाजन प्रोडक्शन होती है। कोलाजन प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से जो स्कार है वो हील होता है, या जो स्कार है वो ख़त्म होता है, रिड्यूस होता है। या जो भी सीरम आप अपने फेस पे अप्लाई कर रहे हैं, या जो डॉक्टर आपका अप्लाई कर रहा है आपके फेस पे कोई भी सीरम, तो वो माइक्रो नीडलिंग से आपके डीप लेयर में जाएगा, जिससे जो उसके रिजल्ट हैं वो ज़्यादा आएंगे और जो हीलिंग है वो ज़्यादा जल्दी होगी। कोलाजन प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज होगी, जिससे जो स्कार हैं वो श्रिंक हो जाएंगे एंड डेफिनेटली बाय द एंड ऑफ द डे आपके स्कार्स जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। इसी तरह जो लेज़र हैं, अगर आपको माइक्रो नीडलिंग से उस तरह से आराम नहीं आ रहा, तो जो लेज़र है वो एक इफेक्टिव हल है, और जो लेज़र है वो एक मुस्तकिल और परमानेंट और एक आखिरी हल है। लेकिन ये आपका डॉक्टर ही डिसाइड कर सकता है कि आपके लिए माइक्रो नीडलिंग इफेक्टिव है, PRP इफेक्टिव है या लेज़र इफेक्टिव है। बस औक़ात ऐसा होता है कि जो पेशेंट है उसके स्कार्स बहुत डीप और बहुत पुराने होते हैं, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, और डॉक्टर को मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स जो हैं वो कंबाइन करना पड़ते हैं, यानी कि माइक्रो नीडलिंग अलॉन्ग विद लेज़र, या फिर केमिकल पील विद माइक्रो नीडलिंग, या कोई भी इस तरह के ट्रीटमेंट मिक्स करके कंबाइन करके पेशेंट के साथ ट्राई करना पड़ते हैं, ताकि जो रिजल्ट्स हैं वो आ सकें, डिज़ायर्ड रिजल्ट्स जो हैं वो गेन हो सकें। अगर आपके ऐसा कोई भी मसला है तो आप हमें विजिट कर सकते हैं, या आप हमसे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर।